नाम का अंग्रेज था इस देश में, प्लासी का युद्ध लड़ा उसने 1757 में। वो सारी कहानी आप जानते हैं, इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन जो आप नहीं जानते वो बताना चाहता हूं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या 350 थी और भारत जिसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसके सैनिकों की संख्या 18,000 थी। अब कोई किसी से ये कहे कि अंग्रेजों के 350 सैनिक और भारत के 18,000 सैनिक कौन जीतेगा, तो निश्चित रूप से आप कहोगे भारत जीतेगा, और जीतना भी चाहिए। लेकिन इस युद्ध में भारत हारा था और इंग्लैंड जीता था। 350 सैनिक होने के बावजूद इंग्लैंड जीता था। कारण क्या था? उस युद्ध में भारत की तरफ से जो सेनापति था सेना का, उसका नाम था मीर जाफर, और अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा और मीर जाफर को कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक समझौता किया था, और उस समझौते में मीर जाफर को यह कहा गया था कि तुम युद्ध में अंग्रेजों की मदद करो तो हम तुमको बंगाल का राजा बनाएंगे और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो मीर जाफर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और बंगाल के राजा बनने के लालच में बिक गया था, और उसने देश से गद्दारी की थी। और गद्दारी ये की थी कि उसने भारत के 18,000 सैनिकों का सरेंडर अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने करा दिया था। ये है सच्चाई युद्ध की। भारत हार गया, इंग्लैंड जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव ने जब वो युद्ध जीत लिया तो 18,000 सैनिकों को अपने पास मिला लिया, और उन 18,000 सैनिकों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने एक लॉन्ग मार्च किया, प्लासी से लेकर मुर्शिदाबाद तक। मुर्शिदाबाद उस समय कलकत्ता के विकल्प में राजधानी था, बंगाल की राजधानी था, और प्लासी से थोड़ा दूरी पर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत लिया, सैनिकों को लेकर एक मार्च निकाला। उस मार्च के बारे में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं युद्ध में जीतने के बाद 18,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बनाकर एक लॉन्ग मार्च पर निकला प्लासी से मुर्शिदाबाद। तो मैं घोड़े पर आगे आगे चलता था, मेरे पीछे पीछे 350 सैनिक चलते थे, वो अंग्रेज थे, उनके पीछे 18,000 भारत के सैनिक चलते थे, और उन्हीं में मीर जाफर भी चलता था। इस मार्च के पूरे रास्ते में रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हजारों भारतवासी सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारा जुलूस देखते थे, और वो डायरी में लिखता है कि ये भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे। अगर इन भारतवासियों ने मेरे जुलूस पर ताली नहीं बजाई होती और पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मुझे मारा होता तो भारत का इतिहास 1757 में ही बदल गया होता। कितनी गहरी बात उसने कही है। हमने अंग्रेजों को पत्थर उठा के नहीं मारा, उनके जुलूस पर हमने तालियां बजाई। हमने इस देश में मीर जाफर जैसे गद्दारों को देखा जिसने कुछ सोने के लालच में देश को बेच दिया विदेशियों के हाथ में। इसलिए ये देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ और लूट का शिकार हुआ। फिर उस रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, क्योंकि वो राजा हो गया बंगाल का। लूटा उसने, लूटा हुआ धन लेके वो लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर एक मुकदमा चला, उसके ऊपर केस हुआ, क्रिमिनल केस हुआ। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसने जितना धन लूटा भारत में, उस धन को उसने बंटवारा नहीं किया, अकेला हजम कर गया। शर्त यह थी कि जो धन लूट का मिलेगा उसमें राजा को भी देना है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भी देना है, और बचा अपने पास रखना है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसी को कुछ नहीं दिया, अकेला हजम कर गया, इसलिए केस चला। मतलब अगर वो लूट का बंटवारा चल करता तो केस नहीं चलता। भ्रष्टाचार यहां से पैदा हुआ। रॉबर्ट क्लाइव इस देश में भ्रष्टाचार की अम्मा था, उसने बीज बोया इस देश में भ्रष्टाचार। ले गया धन लूट का, बंटवारा किया नहीं तो मुकदमा चला। मुकदमे में उससे जो सवाल पूछे गए वो बहुत लंबे हैं, मैं एक ही सवाल को कहूंगा। उससे पूछा गया कि तुम भारत से कितना धन लूट कर लाए, तो
तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मुझे पता नहीं कितना लाया। तो फिर पूछा गया बताओ, अंदाजा बताओ। तो उसने कहा मैंने गिना नहीं। तो नहीं गिना है तो फिर भी बताओ। तो उसने कहा कि आप सोचो तो ये सोच लो कि भारत से लूट का धन लाना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत से लूट का धन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हड़कंप मच गया। उसको पूछा गया तुम लाए क्या हो? तो उसने कहा सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया, मोती पन्ना माणिक लेके आया। इन सबको लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। इतना लूट का धन अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने लिया इस देश में से। फिर उसको एक सवाल पूछा गया कि ये जो तुम लूट का धन लाए पानी के 900 जहाज किराए पर लेकर, एक जहाज में कितना धन आता है? तो उसने कहा कि एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन सोना आता है। ऐसे 900 जहाज में लेके आया। 70,000 किलोग्राम सोने से भरा हुआ एक जहाज, ऐसे 900 जहाज लेके गया रॉबर्ट क्लाइव। इस सोने को आज के हिसाब से अगर हम तौलना शुरू कर दें, आज सोने की कीमत 16,000 रुपए का 10 ग्राम है। आज के हिसाब से तौलना शुरू कर दें तो 300 लाख करोड़ रुपए का सोना निकलता है। अकेला रॉबर्ट क्लाइव ले गया। और रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला नहीं था जो लूट कर गया और भारत का लूट का अध्याय बंद हो गया। रॉबर्ट क्लाइव गया, उसको बाद में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने फांसी की सजा दी, क्योंकि लूटा और पैसा बांटा नहीं। फांसी की सजा होने से पहले उसने अपने आप को गोली मारी और सुसाइड किया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक दूसरा लुटेरा आ गया, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा लुटेरा आ गया कॉर्नवालिस, उसने लूटा। फिर कॉर्नवालिस के बाद चौथा लुटेरा आ गया कर्जन, उसने लूटा। फिर कर्जन के बाद पांचवा लुटेरा आया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा। फिर उसके बाद पैथिक लॉरेंस आया, उसने लूटा। ऐसे 84 अंग्रेज लुटेरे आए इस देश में और लूटते ही रहे इस देश को। और उन्होंने जो लूटा उस धन को जब वो लंदन ले गए तो हम गरीब हो गए और हमारे लूट के पैसे से वो अमीर हो गए। हमारी गरीबी का यही एकमात्र कारण है और कोई कारण नहीं। आप इसको सामान्य रूप से यह समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर कोई लूटे तो आपका घर गरीब होता है, तो देश को कोई लूटे तो देश गरीब होता है। हमारा देश इसलिए गरीब हुआ। और भारत में जो इलाका आपको सबसे ज्यादा गरीब दिखाई देता है, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की गरीबी के बारे में मैं कल्पना नहीं करता था मेरे जीवन में जब तक मैं वहां गया नहीं। ये कौन बच्चा है बहन जी, माता जी, किसका है ये? गरीबी के बारे में मुझे कल्पना नहीं थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मैं पहली बार जब कालाहांडी जिले में गया एक व्याख्यान देने के लिए, कालाहांडी भारत का सबसे गरीब जिला कहलाता है, तब मुझे अंदाजा लगा कि गरीबी कितनी है। कालाहांडी में जब मैं व्याख्यान देने के लिए गया तो मेरी सभा में 3 लोग आए, एक मैं खुद, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला। 3 लोग आए थे। हम 3 लोग थे, मैं खुद बोलूं और सुनूं और 2 लोग वो थे। फिर मैंने माइक वाले को पूछा भैया ये क्यों नहीं आए लोग सुनने के लिए? उसने कहा आप चिंता मत करो, भाषण करो वो सुनेंगे। मैं पूछा वो कैसे? उसने कहा घर में बैठ के सुनेंगे। मैं कहा जब घर में बैठ के सुन सकते हैं तो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तब उसने गंभीरता से कहा कि वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। मैंने कहा मुझे उनका घर दिखाओगे? उन्होंने कहा चलो। तो वो ले गया मुझे सरपंच के घर में। सरपंच का घर देखा तो टूटी हुई झोपड़ी 10 बाई 10 की। मैंने दरवाजा खटखटाया, सरपंच की पत्नी बाहर आई। मैंने कहा आपके पति से मुझे कुछ काम है। तो उसने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद जब उसका पति बाहर आया तो मैंने देखा पति वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के बाहर आई थी। ऐसी गरीबी में इस देश के करोड़ों लोग रहते हैं। और जब अंग्रेजों की लूट के दस्तावेज मैंने पढ़े तब पता चला कि सबसे ज्यादा लूट उसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने की है, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में।
इसलिए सबसे ज्यादा गरीबी भी वहीं दिखाई दे। तो गरीबी का ऐतिहासिक कारण है, हमारी लूट हुई है। अब अंग्रेजों ने एक तो लूट की गैर कानूनी तरीके से, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का मैंने उदाहरण दिया, दूसरी लूट की कानून बनाकर कानूनी तरीके से। अंग्रेजों की संसद में एक बार बहस हुई थी कि भारत को लूटने के लिए क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं। तो विलियम विल्बरफोर्स नाम का एक अंग्रेज था, वो पार्लियामेंट में कह रहा है कि भारत को लूटने के लिए कई तरह के कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे भारत में उद्योग ज्यादा चलते हैं, उत्पादन बहुत होता है और दुनिया भर के बाजारों में वो सामान बिकता है, तो भारत में जो उत्पादन हो रहा है वहीं पर एक टैक्स हम लगा दें और वहीं से लूटना शुरू कर दें। तो अंग्रेजों ने भारत के उत्पादन पर टैक्स लगा के लूटना शुरू किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जब अंग्रेजों ने पहली बार ये टैक्स लगाया 1840 के आसपास, तो 350% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई। माने 100 रुपए का सामान हम उत्पादन करें तो 350 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े टैक्स में। फिर थोड़े दिन के बाद अंग्रेजों की संसद में बहस हुई और उस पर यह बात आई कि भारत के जो व्यापारी उद्योग चलाते हैं और माल बनाते हैं, उनके माल बनाने पे हमने टैक्स लगा दिया, अब ये माल जो बेच रहे हैं इसके बेचने पे भी टैक्स लगा दो, यहां से लूट लो। तो उन्होंने सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया और वहां लूटना शुरू किया। फिर थोड़े दिन में अंग्रेजों की संसद में फिर बहस हुई और उन्होंने कहा कि भारत के व्यापारी जो बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमा रहे हैं, तो इनके मुनाफे पे टैक्स लगा दो और वहां लूटो। तो उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बना के वहां लूटना शुरू किया। फिर बात आई एक दिन पार्लियामेंट में, तो ये तय हुआ कि भारत का व्यापारी कुछ भी बनाएगा, कुछ भी बेचेगा तो सड़क के रास्ते लेके जाएगा, तो सड़क पर लूट लो उसको, तो रोड टैक्स लगा के लूटा। फिर सड़क पर कोई पुल बना दिया, उस पर से जा रहा है तो टोल टैक्स लगा के लूटा। फिर जहां पर माल बना रहा है वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा के लूटा। फिर जहां से माल लेके जा रहा है उसको एग्जिट टैक्स लगा के लूटा। फिर जहां माल लेके आ रहा है उसको एंट्री टैक्स लगा के लूटा। ऐसे 23 तरह के टैक्स लगा के अंग्रेजों ने ऑफिशियली लूटा इस देश को। आपको अंदाजा है जब अंग्रेजों ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया तो 97% था। माने 100 रुपए की आमदनी करो, 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो इनकम टैक्स। सेंट्रल एक्साइज कितना था? 100 रुपए का उत्पादन करो, 350 रुपए दे दो। सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना था? 120 से 180%। रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस वो अलग थे। तो ऑफिशियली लूटा फिर अंग्रेजों ने, और ये कम से कम 1840 से 1947 तक, माने 107 साल जम के लूटा। और अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि एक साल में लगभग उन्होंने उस जमाने के हिसाब से $3 अरब लूटा ऑफिशियली। $3 अरब को इस समय के नोट के हिसाब से अगर आप गिनना शुरू करें, इस समय $1 50 रुपए का है और 1 अरब में 100 करोड़ होता है, तो $300 करोड़ में 50 का गुणा कर लीजिए। ऑफिशियली ये लूटा और लूट लूट के देश को खाली कर दिया। वैसे तो अंग्रेजों के पहले भी ये देश लूटा। महमूद गजनवी ने लूटा सोमनाथ का मंदिर, 17 बार लगातार लूटा। एक ही मंदिर को 17 बार लूटा, मतलब मंदिर में संपत्ति इतनी थी कि उसको लूटने में 17 बार लगा आना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा इस देश को, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा इस देश को, तैमूर लंग ने लूटा इस देश को, नादिर शाह ने लूटा इस देश को। लूट का इतिहास इस देश में पुराना है, और जब लूट होती है किसी देश की तो वो देश गरीब ही होता है। तो हमारी गरीबी का ये कारण है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि जब भारत की में लूट हुई और लूट होकर ये देश गरीब होने लगा, भुखमरी का शिकार। भुखमरी कैसे आई? हमारे उद्योगों पे टैक्स लगाए अंग्रेजों ने, तो वस्तुएं महंगी हो गई। तो दुनिया के बाजार में जो हम 33% निर्यात करते थे, वो निर्यात हमारा घटता गया।
वस्तुएं महंगी होती गई, निर्यात घटता गया, निर्यात घटता गया तो कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए तो जो कारीगर काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, और वो बेरोजगार हुए तो फिर भुखमरी का शिकार हुए, इसलिए भुखमरी आई, बेरोजगारी आई। एक बात आप जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा हमारे देश में कपड़ा बनाने वाले कारीगर थे ना, और अंग्रेजों को उनसे चिढ़ होती थी, तो अंग्रेज उनके अंगूठे काट लिया करते थे ताकि वो कपड़ा ही ना बुन सकें, क्योंकि कपड़ा बुनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंगूठे की होती है। आपके पास चारों उंगलियां हो और अंगूठा ना हो, आप कपड़ा नहीं बुन सकते। तो अंगूठा काट लेते थे अंग्रेज, हजारों लोगों के अंगूठे काटे हैं, उसके प्रमाण है। तो ऐसे जो लूट मचाई उन्होंने, उसमें ये देश गरीब होता चला गया, और अंग्रेजों के पहले जो लूट मची इस देश में, उसमें गरीबी आई। तो भारत के क्रांतिवीरों को ये लगा कि अंग्रेजों को भगाना चाहिए तो भारत की लूट बंद हो जाएगी, इसलिए भारत के क्रांतिवीरों ने संगठन खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ऐसे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने संगठन खड़ा किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उसी को आप कहते हैं आजादी का पहला संग्राम। उस युद्ध में थोड़े समय तक क्रांतिकारी जीते, बाद में अंग्रेज जीत गए। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, ऐसे 7 युद्ध लड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से, तब जाकर 1947 में आजादी मिली। लेकिन इस 47 की आजादी तक आते आते 7,32,000 क्रांतिवीर शहीद हो गए। ऐसी लड़ाई हुई। अब शहीद हो गए, शहादत हो गई, देश आजाद हो गया। आजादी के बाद सबको ये लगा कि अब इस देश की लूट बंद हो गई तो थोड़े दिन में देश फिर अमीर हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, बेकारी खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था, क्रांतिवीरों को ये नहीं मालूम था कि जिन गोरे अंग्रेजों को वो भारत से भगा रहे हैं, इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो जाएंगे जो देश को लूटेंगे। अब हमारे देश में क्या स्थिति है वर्तमान में? गोरे अंग्रेजों की लूट बंद हो गई, अब काले अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई। काले अंग्रेज माने हमारे देश में मुख्यमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, हमारे देश के तमाम मंत्री और उनके साथ काम करने वाले अधिकारी। अब इन्होंने लूट मचा रखी है पिछले 63 साल से, और इन काले अंग्रेजों ने कुछ गोरे अंग्रेजों से कम नहीं लूटा है इस देश को। हमारे देश में जो काले अंग्रेज आज लूट रहे हैं भ्रष्टाचार और घूसखोरी के माध्यम से, एक उदाहरण देता हूं। एक मधु कोड़ा नाम का काला अंग्रेज इस देश में है। झारखंड नाम के सबसे गरीब राज्य में वो लुटेरा है, सबसे गरीब राज्य है झारखंड। अब झारखंड जैसे गरीब राज्य में वो व्यक्ति 2 साल मुख्यमंत्री रहा, और 2 साल के मुख्यमंत्री काल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि मधु कोड़ा 2 साल सबसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री होकर अगर 5,600 करोड़ लूट सकता है, तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो 15-15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कितना लूटा होगा। यहां हरियाणा में उदाहरण है, दूर कहां जाएं, आपके ही राज्य के उदाहरण है। कितने बड़े बड़े लूटखोर यहां बैठे हुए हैं हरियाणा में। मैंने भारत में देखा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कि ये जो लूटखोर नेता और भ्रष्ट अधिकारी हैं, 20 साल पहले तक इनकी जिंदगी को अगर आप देखो तो किसी के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए। आज एक एक के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का मुझे सख्त निर्देश है कि नाम लेके मत बोलो तुम, जब समय आएगा तब नाम लेंगे। मैं इशारे से बताता हूं, आप सब समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ा लुटेरा इस देश में भ्रष्ट मंत्री है, महाभ्रष्ट, केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है आज इस देश में, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है। उसकी लूट का अंदाजा अगर आप लगाना चाहो
तो अंदाजा ऐसे लगाओ कि 20 साल पहले उसके पास टूटी साइकिल नहीं थी घर में, आज बंबई से पूना के बीच की दूरी 180 किलोमीटर की है। इस दूरी में जितने गांव पड़ते हैं उन गांव की हजारों एकड़ जमीन उस अकेले ने लूट के खाई हुई है। ऐसे ऐसे लूटखोर हैं इस देश में। मैं और एक नेता की कहानी बताता हूं। 20 साल पहले वो नेता नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था। आज वो मंत्री है महाराष्ट्र में और केंद्र में भी मंत्री रह चुका है। आज उसकी प्रॉपर्टी 40,000 करोड़ से ज्यादा की। 15-20 साल पहले एक नेता था, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक और मेथी बेचता था। आज उसकी प्रॉपर्टी 35,000 करोड़ की है खाली मुंबई में। ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं की संख्या अगर आप पूछोगे तो 80,000 है जो लूट रहे हैं इस भारत माता को। एक दो नहीं है, 80,000 है। कुछ तो इसमें नगर सेवक के स्तर पर है, जो सबसे नीचा पायदान है लूट का। नगर सेवक माने कॉरपोरेटर। और कुछ उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर है चीफ मिनिस्टर या केंद्र सरकार के मंत्री। तो नगर सेवक से लेकर और वहां तक 80,000 नेता हैं जिनकी जन्म कुंडली इस समय मैं बना रहा हूं, जिनके पास 20 साल पहले एक फूटी कौड़ी नहीं थी और अब हजारों करोड़ की संपत्ति है उनकी। और ये नेता जो लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को तो धन को ले जाकर लंदन में जमा कर रहे थे। अब ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। और हमारा लूटा हुआ धन स्विट्जरलैंड में चूंकि जमा हो रहा है, इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है और हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती हो रही है। अब समझ में आया कि स्विट्जरलैंड सबसे अमीर क्यों है। खेती उस देश में नहीं, व्यापार उस देश में नहीं, उद्योग उस देश में नहीं, फिर भी सबसे अमीर देश, क्योंकि भारत से लूटा हुआ धन वहां जमा हो रहा है। स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकें हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3 ऐसे 36 है। बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंक हैं। उन बैंकों का नियम है कि दुनिया भर से कहीं भी लूट का पैसा लाके आप वहां जमा कर सकते हैं और वो बैंक वाले पूछते नहीं कि आप ये पैसा कहां से लाए। दूसरा नियम है कि जो पैसा वहां जमा होता है उस पर वो बैंक ब्याज नहीं देते, जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। तो भारत के नेता जो धन जमा करते हैं उस पे पैसा नहीं मिलता ब्याज का, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तीसरा नियम है कि जो जमा करने वाले घूसखोर नेता मर गए तो बैंक उनका पैसा हड़प लेती है, किसी को नहीं देते। और भारत में ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो जमा करके मर गए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, आप होशियार हैं तो समझ जाना, नाम इसमें भी नहीं लूंगा। महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट खोला और उनके एक वित्त मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर स्विस बैंक अकाउंट खोला स्विट्जरलैंड में, और जॉइंट अकाउंट था उनका, दोनों उसमें पार्टनर थे। जिस व्यक्ति ने उनका अकाउंट खुलवाया वो अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई की गिरफ्त में आया और वो जेल में बंद है अभी। तो वो एक चीफ मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने खोल दिया। अब चीफ मिनिस्टर पैसे देता था फाइनेंस मिनिस्टर को और लेके जाता था, वो जमा कराता था। एक दिन क्या हुआ कि महाराष्ट्र के उस फाइनेंस मिनिस्टर ने सब पैसा निकाल लिया और अपने अकेले के नाम से सिंगापुर की बैंक में रख दिया और चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया। थोड़े दिन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई। अब कुर्सी चली गई तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर साहब गए अपना अकाउंट चेक करने के लिए, तो पता चला कि सारा पैसा गायब। अब पैसा गायब तो मुश्किल हो गई, फिर ढूंढा ढांडा, पता चला कि वो सिंगापुर की बैंक में पहुंच गया पैसा। फिर वो सिंगापुर गए, सिंगापुर जब गए तो जिस बैंक में पैसा पहुंचा तो पता चला कि उनके ही मित्र ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, सब अपने नाम से जमा कर लिया। अब ये विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो साइन ना करे, तो इन्होंने अपने मित्र को फोन फान किया होगा, उसने मना कर दिया।
तो चीफ मिनिस्टर को सिंगापुर की बैंक में अटैक आया, लिफ्ट में अटैक आया और उनकी डेड बॉडी सिंगापुर से मुंबई आई थी। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कहानी, फाइनेंस मिनिस्टर की कहानी। जिस दिन परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश होगा मैं दोनों के नाम खोल के बताऊंगा और कितने लूटे हैं उन्होंने धन संपत्ति वो भी बताऊं। ये लूट वाले ऐसे लोग हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं है, उसकी आत्मा ही इन काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई। ऐसे ही एक लुटेरा अंग्रेज है इस देश में, काला अंग्रेज, उसका नाम बता देता हूं क्योंकि इसकी परमिशन है मुझे। उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा, आईएएस अधिकारी है। उसके घर में अभी छापा पड़ा था सीबीआई का, तो 480 करोड़ रुपए निकला घर में से। उसने जिंदगी भर जो सर्विस की है ना, उसका टीए, डीए और एचआरए मिला के 77 लाख बैठता है और उसके घर में से 480 करोड़ निकला। जब पुलिस ने पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की, तो पता चला कि ये उसका एक घर है, ऐसे 19 घर अभी और हैं। माने लूटखोरी में नेता ही नहीं अधिकारी भी शामिल है। और ये धन लूट लूट के जो ले जा रहे हैं, इससे देश में गरीबी आ रही है। हमारे नेता हमको ये समझाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से देश गरीब हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने से नहीं, लूट होने से ये देश गरीब हो रहा है। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। हम जब आजाद हुए तो 33 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हैं। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है। जब हम आजाद हुए तो 4 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ गरीब है। गरीबी 21 गुनी बढ़ी है, जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी इसलिए बढ़ी है कि लूट इस देश की 21 गुनी बढ़ी है पिछले 63 साल। अब अंतर इतना ही है, अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया और लूटा पैसा और लंदन ले गए। और ये काले अंग्रेज भी इसी टैक्स व्यवस्था के माध्यम से लूट रहे हैं पूरे पैसे को और स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। उन्होंने एक बार संसद में ये कहा था, जिसको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया इस देश में। उन्होंने कहा था कि जब टैक्स का 1 रुपया मैं गरीबों के पास भेजता हूं विकास के लिए तो 15 पैसा ही पहुंचता है, माने 85 पैसा बीच में लुट जाता है। तो पूछा किसी ने संसद में कि कौन लूटता है, तो राजीव गांधी ने बड़े साहस से कहा था, हम लूटते हैं, माने लूटते हैं इस देश के। और तब उन्होंने संसद में कहा था कि अब इस देश की संसद में नेता नहीं दलाल बैठे हैं और मुझे इन दलालों से मुक्त करना है भारत की राजनीति को, ये मेरा संकल्प है। ये राजीव गांधी ने कहा था। लेकिन आप जानते हैं राजीव गांधी को ही मुक्त करा दिया इन्होंने। दलाल तो वहीं के वहीं है। अब राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी संसद में है। उसने एक दिन सनसनी मचा दी ये कहकर कि मेरे पिताजी के जमाने में तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंच जाता था, अब मेरे जमाने में तो 5 पैसा भी नहीं पहुंचता, माने 95% लूट हो जाती है। और ये लूट कितनी है अंदाजा लगाना हो आपको तो भारत सरकार का बजट, राज्य सरकारों का बजट और नगर पालिकाओं का बजट तीनों मिला के 20 लाख करोड़ का है साल का। उसमें से 85% अगर लूट रहा है तो 17 लाख करोड़ की लूट हो रही है हर साल। और ये धन जाकर विदेशों में जमा हो रहा है। अब स्विस बैंक एसोसिएशन ने थोड़े दिन पहले एक बात कही कि भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं का हमारे यहां 1500 अरब डॉलर जमा है, माने 75 लाख करोड़ रुपए भारत का लूट किया हुआ धन स्विस बैंकों में जमा है। तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है। उस मुकदमे को राम जेठमलानी लड़ रहे हैं। और आज मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को स्वीकार कर लिया है, एडमिट कर लिया है। अब तक तो वो एडमिशन के स्टेज में था ये केस पिछले 6 महीने से, अब वो एडमिट हो गया है कल। और सरकार को जवाब देना है कि ये 75 लाख करोड़ जो जमा है भारत के भ्रष्ट नेताओं का, इसका डिटेल दो सुप्रीम कोर्ट को। अब देखना है कि सरकार क्या करती।
इससे भी गंभीर एक बात कि जब ये मुकदमा हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय एक चिट्ठी आई इस देश में जिसने विस्फोट कर दिया। एक दुनिया में बहुत छोटा सा देश है, उसका नाम है लिचेस्टन, बहुत छोटा सा देश, भारत के किसी गांव से भी छोटा। उस देश में भी कुछ ऐसी बैंकें हैं जहां पर घूस का पैसा जमा होता है। तो लिचेस्टन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लीक हो गई, अखबारों में छप गई। चिट्ठी में पता है क्या लिखा है? लिचेस्टन का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आपके भ्रष्ट नेताओं का जो खाता हमारे बैंकों में है, इसको आप जल्दी बंद करा दो और वापस ले लो ये पैसा, नहीं तो हम इन बैंकों को बंद करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री की हालत खराब है, करें क्या? अगर लिचेस्टन की सरकार की माने और खाते जब्त करें तो उनकी सरकार जाती है, क्योंकि घूसखोर लुटेरे तो उनके आसपास भी बहुत है। और जो उनकी बात नहीं माने तो वो लिचेस्टन वाले सब खातों को सीज करके पैसे को ले लेंगे। वो चिट्ठी लीक हो गई अखबारों में, तो हमारे जैसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि स्विस बैंक के अलावा भी पैसा है बाहर के बैंकों में, वो कितना है। तो उसका अब तक जानकारी मिली है कि 35 लाख करोड़ और जमा है, माने 110 लाख करोड़ लूट का भारत का पैसा विदेशी बैंकों में है। रॉबर्ट क्लाइव ने 300 लाख करोड़ लूटा था आज के हिसाब से, हमारा 110 लाख करोड़ इन काले रॉबर्ट क्लाइवों ने लूट लिया पिछले 63 साल। अब ये धन जमा है और ऐसे ही देश लूटता रहेगा तो गरीबी ही आएगी। अब मैं और एक गहरी बात कहने जा रहा हूं आपसे। अंग्रेजों ने भारत में लूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, क्योंकि गुलामी जो आई थी ना वो एक सिस्टम से आई थी, और लूट भी हुई थी तो वो एक सिस्टम से हुई थी। सिस्टमैटिक लूट हुई है, ऐसे ही नहीं हुई है हाफेजार्डली, सिस्टमैटिक लूट हुई है। इनकम टैक्स का उन्होंने सिस्टम बनाया, सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम बनाया, टोल टैक्स का बनाया, रोड टैक्स का बनाया। ये पूरे सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया लूटने के लिए। दुर्भाग्य से यही सारा का सारा सिस्टम अभी भी चल रहा है इस देश में। और एक बात कहता हूं आपसे, अंग्रेजों ने जो लूट का सिस्टम बनाया इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था सन 1860 में, जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसको वो कहते थे कलेक्टर। कलेक्टर का माने जो धन इकट्ठा करे, अंग्रेजी का शब्द है ना COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? धन। किससे? भारत के लोगों से। तो भारत के लोगों से धन इकट्ठा करके अंग्रेजों के कोष में जमा करे, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था कलेक्टर, और उसके लिए कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। आजादी के 63 साल के बाद वही अधिकारी अब DM के नाम से पहचाना जाता है, और हरियाणा में उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। वो अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर है। कुछ बदला थोड़ी है हमने, कानून भी वही है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उसमें बस इतना ही एक शब्द बदला है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो लूटने वाला कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, और कमिश्नर शब्द आया है कमीशन से। आपको एक सच्ची जानकारी दे रहा हूं, ये जो कलेक्टर कमिश्नर अधिकारी होते थे ना, अंग्रेज इनको तनख्वाह नहीं देते थे, उनकी लूट के हिस्से में से कमीशन फिक्स होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी उनको, लूट के हिस्से से कमीशन मिलता था, इसलिए कमिश्नर बनाया। 5 कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर होता था, फिर कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी होता था, पूरा सिस्टम खड़ा किया। कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता था। तो लूट का पूरा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो ये कि जिस लूट के तंत्र को अंग्रेजों ने खड़ा किया लूटने के लिए, अगर वही तंत्र आजादी के 63 साल के बाद भी चलेगा तो लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जिस तंत्र के कारण यह देश गरीब हुआ, आजादी के 63 साल के बाद भी अगर वही तंत्र चलेगा तो गरीबी ही उसमें से पैदा होगी और कुछ पैदा नहीं होगा।
ये हमारे देश की मजबूरी है, या कम नसीबी है, या दर्द भरी दास्तान है कि लूट का सिस्टम वैसे का वैसा ही है। अब उस लूट के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ और सिस्टम बनाए थे। एक जुडिशियल सिस्टम बनाया उन्होंने, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी को लेकर। और उस जुडिशियल सिस्टम के बारे में खुद अंग्रेज कहा करते थे कि कभी भारतवासियों को न्याय नहीं मिले, इसके लिए ये है। वही आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी अब चल रहा है जो अंग्रेज बना के गए थे। दूसरे कुछ सहयोगी सिस्टम उन्होंने खड़े किए, एजुकेशन सिस्टम बनाया। मैकॉले कहा करता था कि भारत में हमको क्लर्क चाहिए जो अंग्रेज और भारतवासी दोनों के बीच में एजेंट के रूप से स्थापित हो। बहुत होशियार नहीं चाहिए, बहुत तेज नहीं चाहिए, बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए, बाबू चाहिए, क्लर्क चाहिए जो इस लूट के सिस्टम को चलाए। उसके लिए शिक्षा लाई उसने। वही क्लर्क बनाने वाली शिक्षा आज तक हम इस देश में ढोते चले आ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे चल रही है मैकॉले शिक्षा। अंग्रेजों ने उस लूट की व्यवस्था को पक्का करने के लिए पुलिस बनाई थी। 1860 में पुलिस एक्ट लाया उन्होंने, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। वो पुलिस एक्ट आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को कायम रखने के लिए 34,735 कानून बनाए थे। दुर्भाग्य से वो सारे कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं, लूट की व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? 63 साल से हम क्या कर रहे हैं कि लूट की इस व्यवस्था को नहीं बदल रहे हैं। लूट करने वाले जो अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि बदल रहे हैं हम, वो नए नए लुटेरे पैदा हो रहे हैं। व्यवस्था नहीं बदली हमने, व्यवस्था को चलाने वाले कुछ नेताओं को बदला। कुछ ऐसी कहानी है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कार बनाई, वो कार हमने नहीं बदली, कार के ड्राइवर को बदलने की कोशिश की पिछले 63 साल। एक बार ड्राइविंग सीट पे पंडित नेहरू को बिठा दिया, दूसरी बार ड्राइविंग सीट पे इंदिरा गांधी को बिठा दिया, फिर राजीव गांधी को बिठा दिया, फिर नरसिम्हा राव को बिठा दिया, फिर मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अभी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन तक थे। कार वही चल रही है अंग्रेजों के जमाने वाली, ड्राइवर बदल रहे हैं, तो होने वाला क्या है? माने व्यवस्था हम वही चलाएं और उस व्यवस्था में लोगों को बदलते जाएं। लोग क्या कर लेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे? आप कितने भी ईमानदार आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दो, अगर सिस्टम वही है तो या तो सिस्टम में वो लूट करेगा, नहीं तो वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है इस सिस्टम को। आप जानते हैं इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लूट पसंद नहीं थे। सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर, नहीं चलने दिया। 2 नाम तो आपके सामने हैं, एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मोरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला कि उनके पास 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या, उनकी धर्मपत्नी ने कहा था अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदयघात से, और मैं 20 साल से ये चिल्ला रहा हूं। मेरी पुरानी कैसेट अगर आप सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए।
तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है। वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोइया उनके साथ रहता था हमेशा, जिसको वो साथ लेके जाते थे, और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, वो रसोइये के हाथ का ही खाते थे। उनके रसोइये का ताशकंद में अपहरण हुआ, कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए और उस रसोइये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोइया बना दिया गया। और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे अक्सर। रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था PL 480 योजना के तहत, शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था, तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी। तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता, तो सारा देश मेरी मदद करे, सप्ताह में एक दिन लोग व्रत करें, उपवास करें। तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। ऐसे थे शास्त्री जी। और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे, तो शाम का खाना नहीं खाते थे, खाली दूध पी के सोते थे। तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया। और किसने मिलाया? नकली रसोइया जो उनका रखा गया, असली रसोइयों का अपहरण करके, और उनके असली रसोइये की बाद में हत्या की गई थी। ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है, क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कारण एक ही था कि सिस्टम में शास्त्री जी फिट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये लूट का सिस्टम है, इसमें ईमानदार आदमी रह ही नहीं सकता। और दूसरा उदाहरण मोरारजी देसाई का है, जिनकी सरकार 2.25 साल भी नहीं चल पाई और गिरा दी गई। तो लूट के सिस्टम में तो लुटेरा ही फिट बैठेगा। आप ये जान लो कि इस लूट के सिस्टम में कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल राज कर रहा है, तो वो सिस्टम के साथ चल रहा है, इसलिए 15-20 साल राज कर रहा है। क्योंकि सिस्टम लूट रहा है तो वो भी लूट रहा है, बस अंतर इतना है कि उसमें बंदर बांट हो रही है। और सिस्टम के साथ जो अच्छे से बंदर बांट कर लेगा, उसी की नौकरी, उसी की सिस्टम में डिमांड 15 साल, 20 साल तक रहेगी। तो आप समझ लो, कोई 5 साल मुख्यमंत्री रह गया, कोई 10 साल, कोई 15 साल। कारण क्या? उसने भी लूटा, सिस्टम को भी दिया, इसलिए रह गया। ईमानदार को तो ये सिस्टम रहने ही नहीं देता। अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। वो ये है कि ये लूट की व्यवस्था जैसे चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। अंग्रेजों ने जो लूट का तंत्र बनाया, इसको ऐसे ही बने रहने दिया जाए, और जैसे अब तक लूटा है आगे भी ये देश लूटता रहे। एक तो ये रास्ता है, और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। वो ये कहते तुमको क्या पड़ी है, चलने दो ना जैसे चल रहा। बहुत लोग तो मुझे भी सुझाव देते हैं, तुम भी यार आ जाओ ना इसी सिस्टम में। हाँ, मैं आपको बिना नाम के कहता हूं कि मुझे ऐसे 20 ऑफर आ चुके हैं कि हम तुमको MP बनाते हैं ना, यहां से टिकट ले लो, तुम भी आ जाओ ना इसमें। राज्यसभा से ले लो, लोकसभा से ले लो, तुम्हारी चॉइस की टिकट ले लो। मैं पूछता हूं फिर क्या? उसने कहा कहीं से भी जीत जाओगे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। और वो ऑफर यही देते, आ जाओ तुम भी, लूटो इसको, हम लूट रहे तुम भी लूटो। और वो लोग पता है मुझे क्या समझाते? वो कहते तुम क्यों परेशान हो रहे हो, व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे।
वो तो मुझे इतनी बड़ी फिलॉसफी समझाते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लगो ना लूटने में तुम भी। हाँ, बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाते, और श्री कृष्ण का नाम लेके समझाते कि देखो हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में कहा है, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लुट रहा है लुटने दो, आगे लुटेगा और भी लुट अच्छा होगा। तो ऐसी फिलॉसफी के मानने वाले बहुत पाखंडी लोग हैं इस देश में। कुछ सफेद कपड़ों में है, कुछ भगवे कपड़ों में। हाँ, बड़े बड़े लुटेरे हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये कठोर बात है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में, जो एक एक शहर से 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ लूट ले जाते हैं। कोई राम कथा कह के, कोई कृष्ण कथा कह के, कोई कथा कह के, कोई कथा कह के, और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं। ऐसे हरामी लोग मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। ब्याज पे चलाते हैं उस पैसे, बाजार में उनका पैसा ब्याज पे घूमता है। आपसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, आरती उतारते हैं, आप उनके चरणों का पानी धोके पीते हैं और उनकी आरती की थाली में आप डालते हैं, वो करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। राम की कथा कहते हैं, राम के वन गमन का वर्णन करते हैं और उनके दुखों का वर्णन करते हैं, और ऐसे दुख का वर्णन, ढल 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 आंसू बहते हैं उनके आंख से। मैंने देखा है, राम के दुखों का वर्णन करते हैं, राम को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, नंगे पांव चले, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उस वर्णन में आप भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन ये सारा खेल एयर कंडीशनड मंच पे चलता है। राम के दुखों का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशनड मंच लगता है, एयर कंडीशनड कार लगती है, एयर कंडीशनड घर लगता है, एयर कंडीशनड चार्टर्ड फ्लाइट लगती है, तब राम के दुखों का वर्णन होता है। और एक एक शहर से 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ लूटते हैं। आप उन्हें पूज्य कहते हैं, मैं उनको छोटा रॉबर्ट क्लाइव कहता हूं। तो नेता ही नहीं लूट रहे हैं, अधिकारी भी नहीं लूट रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं, और लूट ही नहीं रहे। मेरे जैसे लोगों को कह रहे हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते थे, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, तुम तो ये कंठी माला ले लो, राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस और कुछ नहीं। तुम्हारा कल्याण, देश का कल्याण, राधे 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 राधे, राम राम, बस हो गया। ऐसे लोग हमको निकम्मा बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, फैले हुए हैं पूरे देश में। तो एक तो ये है रास्ता कि तुम क्या चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा और अच्छा होगा, तो तुम भी लग जाओ इसी लूट में। और एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, कठोर है। वो भगत सिंह वाला रास्ता है, ऊधम सिंह वाला रास्ता है, चंद्रशेखर वाला रास्ता है, अशफाक उल्लाह वाला रास्ता है, महात्मा गांधी का रास्ता है, लोकमान्य तिलक का रास्ता है। और वो कहा करते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, अंग्रेज लूट रहे हैं, तो इस लूट को बंद कराना है और अंग्रेजों को भारत से मार के भगाना है। एक दूसरा रास्ता है। अब भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को मारकर भगाया, तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है कि हम इन काले अंग्रेजों को इस देश से मारकर भगाएं, तभी इस देश में इस लूट की व्यवस्था को बंद किया जा सकता। मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे ये कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्युनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो, तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मुझे म्युनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे। और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया, तब क्या करोगे?
उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा, जिसने दुकान नहीं चलाई कभी। फाइनेंस का जिसको ABCD नहीं आता, वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं, वो देश की क्या रक्षा करेगा? सोचो आप। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है। इसमें ये विडंबना है हमारे देश की। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर सकता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पर शासन करे तो समझ लेना देश और समाज का बंटाधार ही होना है। हमारे देश में यही हो रहा है। हर अज्ञानी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो किसी नेता की चप्पलें उठाता था, जो किसी के जूतों में पॉलिश करता था, जिसने कभी किसी नेता के घर में रोटियां बना के खिलाई, वो राष्ट्रपति पद तक लोग पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में। उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया। ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में। और ये उस देश में जिसकी आजादी के लिए 7,32,000 लोग कुर्बान हुए हैं, उस देश में। मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा। उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले। ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं। और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता। और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी। तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा।
झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था। तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने, अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। इस भारत स्वाभिमान के अभियान का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के सपनों का भारत बनाना, शोषण मुक्त भारत बनाना, लूट मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ऐसा भारत बनाना जो फिर से समृद्धशाली बने, फिर से संपत्तिशाली बने। उसके लिए ये अभियान है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? इतने लुटेरों के हाथ में ये देश है, क्या वो आसानी से इस देश को छोड़ देंगे? जो लूट रहे हैं, जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो आसानी से देश को छोड़ेंगे नहीं लूटना, और वो आसानी से मानेंगे भी नहीं। उनको तो छुड़वाना पड़ेगा, वैसे ही जैसे अंग्रेजों से हमने देश को छुड़वाया था। कोई लुटेरा अपनी इच्छा से देश को नहीं छोड़ेगा लूटना, कोई लुटेरा अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा देश को लूटना। उनको तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस लूट को छोड़ें और इस देश को छोड़ें। तो कैसे होगा? वो होगा संगठन की ताकत से। आज हमारी ताकत कम है। भारत स्वाभिमान के सारे देश में करीब 2.5 लाख शिक्षक हैं, जो हमारी ताकत है। कल को ये 5 लाख होंगे, फिर 7 लाख होंगे, फिर 11 लाख होंगे, फिर 50 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़। जिस दिन हमारी ताकत लुटेरों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन इन लुटेरों के हाथ से इस देश को छीन लेंगे और जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं उनके हाथ में देश को सौंप देंगे। आप बोलेंगे वो संभव है। वो संभव ऐसे है कि हमारे देश में एक लोकतंत्र नाम की व्यवस्था चलती है और दुर्भाग्य या सौभाग्य इस लोकतंत्र में वही काबिज होता है, वही हावी होता है जिसकी ताकत होती है। और ताकत जो है वो लोगों से गिनी जाती है। लोगों की ताकत जिनके पास है, लोगों की शक्ति जिनके पास है, सारा तंत्र उनके लिए है। अभी मैंने एक दिन सोचा कि भारत की सब राजनीतिक पार्टियां जो लूट में शामिल हैं इस देश में, इनकी कुल ताकत का पता लगाओ। तो मैंने 48 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, राष्ट्रवादी जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सबके सदस्यों की संख्या गिनना शुरू किया तो पता चला कि इन सबके पास कुल मिलाके 4 करोड़ सदस्य हैं, जिनकी ताकत पर ये देश को लूट रहे हैं। कुछ सदस्य एक पार्टी के पास, कुछ दूसरे के पास, कुछ तीसरे के पास। तो 4 करोड़ सदस्यों की ताकत पर वो देश को लूट रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आई। तब हमने तय किया कि हमारी ताकत जिस दिन 5 करोड़ सदस्यों की हो जाएगी, उसी दिन इनकी लूट को हम बंद करा देंगे और ये देश को इनसे मुक्त कराएंगे। अब हमको सारे देश में 5 करोड़ लोग चाहिए जो इस अभियान के साथ जुड़े, और ये 5 करोड़ लोग अगर हमारे अभियान से जुड़ते हैं तो 50 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। क्योंकि भारत में ऐसा माना गया है कि एक व्यक्ति
अगर किसी अभियान से जुड़ गया तो वो 10 लोगों को प्रभावित करता है, घर, परिवार और पड़ोस के। तो 50 करोड़ लोगों का परोक्ष समर्थन मिले, 5 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष समर्थन मिले, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे जी हम क्या सहयोग कर सकते हैं? आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं, हमारी 5 करोड़ की संख्या को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके हमारे इस अभियान में जोड़ सकते हैं। तो आपसे यही मदद की अपेक्षा है। आप ये मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अगले 4 साल में हम 5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इस काम में जोड़ लेंगे। आपकी भावना को ध्यान में रख के मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है हम 5 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन अगले 4 साल में 10 करोड़ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो जब देश में घूमता हूं तो देखता हूं कि लोग तो तैयार बैठे हैं, कोई उनको चाहिए जो राह दिखाने वाला हो और उनकी भावना को निस्वार्थ भाव से तौलने वाला हो। लोग तो तैयार बैठे। मैंने तो इस देश में देखा है, लोग इतने ज्यादा तैयार बैठे हैं इस काम के लिए, वो कहते हैं कोई हमारे पास आए। इस देश में क्रांतिकारियों का समर्थन करने वालों की और क्रांतिकारियों का सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन चलता था, जब सारे कठोर कानून लागू थे, तब भारत के लोग क्रांतिकारियों की मदद करने में पीछे नहीं हटे, तो अभी भी नहीं हटेंगे, ये तो पक्का है। मैं तो हैरान हो जाता हूं ये सुनकर और जानकर कि महात्मा गांधी को आखिरी क्रांतिकारी माने और स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रथम क्रांतिकारी हम माने, तो इस पीरियड में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेके महात्मा गांधी के बीच में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया था आजादी लाने के लिए, और उस समय का 1 रुपया आज के 300 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब लोगों ने समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, तभी तो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। 1857 का स्वाधीनता संग्राम 350 जिलों में हुआ था और 350 जिलों में 4.25 करोड़ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। अब 4.25 करोड़ लोग अगर लड़ाई लड़ रहे थे, तो अगर एक एक के हाथ में एक एक तलवार, एक एक हसिया भी मान लो, तो एक एक तलवार, एक एक हसिया को बनाने के लिए 1 से 1.5 किलो लोहा लगता है। तो 4.25 करोड़ तलवारें बनाने के लिए कितना मीट्रिक टन लोहा लगा होगा और कितना मीट्रिक टन लोहा गला होगा और कितने मीट्रिक टन लोहे को गलाने के लिए कितनी भट्टियां चली होंगी और कितने कारीगरों ने रात दिन मेहनत करके वो तलवारें बनाई होंगी क्रांतिकारियों को देने के लिए। मतलब देश तो उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में। तो हमें भरोसा है देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कभी भगत सिंह, ऊधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना है, अंग्रेजियत को भगाना है। हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी ये विकल्प था। अंग्रेजों ने, आपको मालूम है, ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिस क्रांतिकारी ने ये बात सबसे पहले कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी? उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने, और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता, तेरी होशियारी कम है, तेरे पास तैयारी नहीं है, इसलिए बहाना बनाता रहता है। तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की, और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए 4-4 साल लोग पढ़ाई करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 7 महीने पढ़ाई की थी, और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में 4थी पोजीशन पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा में। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4था स्थान मिला टॉपर लिस्ट में। बड़ी मजेदार घटना है, वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होके आईसीएस में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए, वो नहीं गए।
तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला, तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पास नहीं हुए। शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है, और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई कि मैं तो आईसीएस हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा, कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा, लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में ये घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हड़कंप मच गया था, क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने दिया, और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है, और मैं मेरे देश को लूटूं ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी। तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आईसीएस को छोड़ा, और जैसे आईसीएस छोड़ी उन्होंने, तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे ना, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, जो हुजूम बंबई में निकला था, गजब के लोग थे वो। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा। क्यों? जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो मैं जब गांव-गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो भी भारत से बाहर जाके। और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगलसूत्र उतार के उनको दान किए थे। एक माँ उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो, तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता। तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। ऐसा उत्साह, इतना समर्थन। तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि उस जमाने में अगर इतना उत्साह और समर्थन मिला देश के क्रांतिकारियों को, तो आज क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। एक बार हम लोगों के पास जाए तो सही। मेरे मन में तो एक ही बात रहती है, इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है, लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए। लेने वाला जब अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते। तो भारत स्वाभिमान अभियान अपनी पात्रता सिद्ध करेगा आपके सामने। आप इसको भी भरपूर समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए, सदस्य के रूप में सहयोग दीजिए। और इस स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान की पात्रता क्या है? इसकी सबसे बड़ी पात्रता ये है कि इस पूरे अभियान की बागडोर एक सन्यासी के हाथ में है। और आप जानते हैं सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता, उसका सब कुछ देश और समाज के लिए होता है, क्योंकि उसने तो सन्यास ही देश और समाज के लिए लिया हुआ होता है। तो एक सन्यासी के हाथ में बागडोर है, इसलिए आप इस अभियान को तन मन धन से सब तरह से समर्थन करिए, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी क्षमता है, और दूसरों से भी सहयोग कराइए। उसके पहले कदम के रूप में आप इसके सदस्य बन जाइए। एक फॉर्म ये है, बाहर आप जाएंगे तो स्टॉल पे है, इसको ले लीजिए, भर के दे दीजिए, नाम पता फोन नंबर। और इस फॉर्म को जब आप जमा करेंगे तो 1100 रुपए का दान है विशेष सदस्य का, 51 रुपए का दान है साधारण सदस्य का। जो आपकी शक्ति में है वो आप कर लीजिए। 51 रुपए का दान देके साधारण सदस्य हो सकते हैं, 1100 का देके विशेष हो सकते हैं। ये जो आप दान करेंगे ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में जमा होगा।
और ये दान के पैसे से ही ये लड़ाई हमें लड़नी है। जब भी बाजार जाएं तो स्वदेशी वस्तुएं ही खरीद कर लाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी भाषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भूषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भोजन का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भजन का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भेषज का भी बहिष्कार करना है। भेषज माने औषधि, उसका भी बहिष्कार करना। विदेशी औषधि माने एलोपैथी, उसका बहिष्कार करें और आयुर्वेदिक दवाओं से अपना इलाज करें, योग और प्राणायाम से अपना इलाज करें। विदेशी भोजन माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इसका बहिष्कार करें, अपने देशी भोजन को उपयोग में लाएं। विदेशी भाषा माने अंग्रेजी का बहिष्कार करें, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि आदि भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और सम्मान करें। हर स्तर पर हमें स्वदेशी होना है, ये व्यक्तिगत जीवन में। और राष्ट्रीय जीवन में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून और तंत्र को बदलना है। तो एक काम राष्ट्र स्तर पर करना है, दूसरा काम अपने व्यक्ति स्तर पर करना है। व्यक्ति स्तर पर हम बदले, राष्ट्र स्तर पर देश बदले, इन्हीं दोनों के बदल से संपूर्ण होगा हमारा ये अभियान, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसमें आइए, शामिल हो जाइए। अभी अगर आप शामिल हुए तो भविष्य में आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा, और शामिल नहीं हुए तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान जब चल रहा था तो तुम कहां थे। तो शर्म से आप उनको मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, अफसोस ना करना पड़े कभी अपने बच्चों के सामने, इसके लिए भी आप इस अभियान में जुड़ जाइए। बहुत पवित्र अभियान है, सन्यासी के हाथ में इसकी कमान है, और वो सन्यासी ने ठोक ठोक के लोगों को इकट्ठा किया है अपने नजदीक में। पूरी पवित्रता वाले लोग ही उन्होंने अपने पास आसपास लाए हैं। कोई नेताओं की फौज नहीं बन रही है, तपस्वियों और ब्रह्मचारियों की फौज खड़ी हो रही है जो इस अभियान को लीड कर रही है। इसलिए इस अभियान की पवित्रता की गारंटी है और इसकी शुचिता की भी गारंटी है। आप सब सहयोग करें, आपका प्यार मिले, इसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मेरी कुछ बातों ने अगर आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक बनाया हो, इमोशनल बनाया हो, तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गया तो शायद आप भी हो गए होंगे। परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कह रखा है इमोशनल होना नहीं और दोनों को, सामने वालों को इमोशनल करना नहीं। तो मुझसे अगर ये गलती हुई है तो मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। मैं आप सबसे इस उम्मीद के साथ वापस जाना चाहता हूं कि अगली बार अगर मैं हिसार में आऊं तो ये सभागार छोटा पड़े सभा करने के लिए, ऐसी एक बड़ी सभा हो जिसमें यहाँ के लोग किसी मैदान में न समा पाए, इतने सदस्य हमारे पास हो जाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय।